चलिए यहाँ पर आपका जो था बेटा वो कैंसर था। कल के जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर आपको बेसिक चीजें बता दिया गया था, कैंसर जो है वो कैसे हो सकता है, और कैंसर सेल जो होते हैं, जो फॉर्मेशन होता है उसको आप लोग ट्यूमर या नियोप्लास्ट बोलते हो। मेटास्टेटिस बता दिया गया था। मेटास्टेटिस जो होता है बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बार जो है वो मेटास्टेटिस जो है वो पूछा गया है, तो मेटास्टेटिस क्या होता है ये क्लियर बता दिया गया था। उसी में जब देखोगे तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर, एक तो है कि आपको कैंसर कॉज करेगा, दूसरा जो था वो कैंसर कॉज नहीं करता है। वो एक ही जो रीजन है जहां पर होगा वो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, माइग्रेट नहीं करता है। लेकिन जो आपका जैसे कि बेनाइन ट्यूमर आपको पढ़ाया गया था तो बोला गया था लोकल होगा, जिस रीजन में आपको होगा वहां से वो स्प्रेड नहीं होता है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये क्या चीज था कि आपको एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता था, और जो मूव करने में जो काम आएगा वो आपको ब्लड ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर जो है वो दो में आपको डिवाइड किया गया। अब जब नेक्स्ट देखोगे कि कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर जो कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जब देखिएगा बेटा तो आपको जो है वो फिजिकल, केमिकल और आपको थर्ड बायोलॉजिकल, तीनों एजेंट्स जो है वो आपको कैंसर कॉज कर सकता है। तो एक चीज है कि जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ाया गया था तो वहां पर आपको दो चीजें तो मैंने बताई थी, जैसे केमिकल याद करो, बेंजपायरीन के बारे में आपको बताया गया था जो कैंसर कॉज करता है। तो कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व है, फिजिकल एजेंट्स भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको वही सारी चीजें दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। तो यहाँ पर जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो कैसे हो रहा है, एजेंट कौन है जो उसको नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो नियोप्लास्टिक सेल है, नियोप्लास्टिक सेल मतलब कि कैंसरस सेल मे बी इंड्यूस बाय फिजिकल, तीन एजेंट्स है, फिजिकल है, केमिकल्स है और आपको बायोलॉजिकल है। ये तीनों एजेंट्स जो है वो आपको, जो आपके सेल्स नॉर्मल होंगे वो सेल्स आपको कन्वर्ट हो जाएगा कैंसरस सेल में। तो ये तीनों एजेंट्स है। फर्स्ट जब देखोगे तो फिजिकल है, फिजिकल का मतलब यहाँ पर जो एक्सरेज वगैरह होती है वो आपको इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर एक चीज छोटे क्लास में सुना था कि अल्ट्रा वायलेट रेड, यूवी जो रेज होता है ये भी आपको स्किन कैंसर कॉज करता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही जब देखोगे कि यहाँ पर जो बेटा आपका जो है वो फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जब देखोगे तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे कि म्यूटेशन वगैरह कॉज कर रहा था, आप लोगों ने ये प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। तो एक्सरेज है, गामा रेज है एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे कि आपका यूवी रेज है। तो ये भी जो क्या करता है कि आपको डीएनए म्यूटेशन में ये सारे एजेंट्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, जहां पे म्यूटेशन पढ़ाया गया होगा वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि म्यूटेशन कैसे कॉज होता है। तो ये भी क्या कर रहा है कि आपका आयोनाइजिंग है कुछ, और कुछ जो है आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे कि आपका यूवी रेज है, एक्सरेज है और गामा रे है। ये तीनों क्या करेंगे, कॉज करेंगे डीएनए डैमेज विच लीड्स टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपको ये रेज भी आपको जब इंड्यूस कर सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो आपका कन्वर्ट हो जाए कैंसरस सेल में। तो जितने भी रेज आपको कॉज करेंगे आपको कैंसर, उसको आप लोग फिजिकल एजेंट में कैटेगराइज करोगे। उसी में जब देखोगे तो कुछ जो है वो आपके केमिकल एजेंट्स है। केमिकल का मतलब होगा कि यहाँ पर केमिकल जो सब्सटेंस आपको केमिकली जो है वो आपको केमिकल्स जो कॉज करेगा वो आपको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है। इसी में जब देखोगे तो कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेंस बोला गया है, मतलब कि जो नॉर्मल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करेगा वो केमिकल करेगा, और जो केमिकल्स होंगे उसी को आप लोग बोलोगे केमिकल कार्सिनोजेंस। और प्रेजेंट किस में होगा, तो आपको टोबैको में होता है, जैसे कि आपका स्मोकिंग वगैरह करोगे तो उससे भी कैंसर के चांसेस होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर आपको हो सकता है, which make have been identified the major cause of lung cancer। तो केमिकल जो आप लोग जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसमें लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर जो कंजप्शन है वो आपका टोबैको का है।
टोबैको का कंजप्शन जो है वो बहुत तरीके से इंडिया में किया जाता है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो सिगरेट वगैरह जो पीते हैं लोग, वहां पर भी आपको ये जो है टोबैको का यूज होता है। उसी के बाद देखोगे तो नॉलेज क्लाउड में कुछ आपको जो केमिकल्स दिए गए हैं, ये सारे बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से आपको सारे जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए गए होंगे। तो ये थोड़ा सा बस नाम जो है वो पढ़ के देख लो कि कौन कौन से रीजन में कॉज करते हैं। जैसे कि आपका सूट है, स्किन है, लंग्स कैंसर है, कोल टार है जिसको आप लोग बेंच पायरिन बोल रहे थे, स्किन है, लंग कैंसर है, सिगरेट स्मोक है, लंग कैंसर है, कैडियम ऑक्साइड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एफ्लाटॉक्सिन है जो लीवर कैंसर कॉज करेगा, मस्टर्ड गैस लंग्स कैंसर कॉज करेगा, निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड लंग कैंसर कॉज करेगा। तो ये सारे जो कुछ केमिकल्स है वो याद रखो। ये आपसे क्वेश्चन जो है वो नॉलेज क्लाउड वाला पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिया गया होगा, ये थोड़ा सा फोकस करना होगा तो ठीक है, ऐसे आपको जनरली ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो एक चीज बस याद रखना है कि अगर आपको केमिकल एजेंट्स अगर कॉज करता है कैंसर, तो वो जो होंगे वो होंगे आपको केमिकल कार्सिनोजेंस। एक दो यहाँ पर याद रख लोगे, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद जब थर्ड देखोगे बेटा तो कुछ जो होते हैं वो वायरसेस भी जो है आपको कॉज करता है कैंसर, तो उसको आप लोग बोलते हो बायोलॉजिकल एजेंट्स। जब बायोलॉजिकल एजेंट्स आप लोग देखोगे तो बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होंगे, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो आपको कैंसर कॉजिंग वायरसेस होता है कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्कोजेनिक का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपका जो कैंसर है वो कॉज जो करेगा वो आपको वायरस करेगा, इसीलिए उन वायरसेस को जो बोला गया वो ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोला गया है। हैव जीन कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। तो यहाँ पर जो वायरल जीन्स होंगे, अगर वो कोई भी आपका वायरस है जिसमें आपको जीन्स होंगे जो कॉज करेगा कैंसर, तो उन जीन्स को जो बोलते हैं वो आपको ऑन्कोजीन्स बोला जाता है। वो क्या करेगा, विच कॉज कैंसर। तो यहाँ पर वो कैंसर जो कर रहा है वो आपको बायोलॉजिकल एजेंट्स है और उसमें वायरस कॉज कर रहा है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो कैसे है, सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेंस, जिसको आप लोग प्रोटो ऑन्कोजेंस भी बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में CONC भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है कि हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल, तो ये जो है वो आपको नॉर्मल सेल में आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन ये जो होता है एक्टिवेट कब होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिवेशन होगा बेटा वो होगा अंडर द सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक या कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। मतलब कि अगर मान लो कि कोई भी अगर सेल है, तो स्पेशल कंडीशन जब लेंगे तो मान लीजिए कि ये जो है आपके पास सेल्स है, स्पेशल कंडीशन की जब बात करोगे तो मान लीजिए कि स्पेशल कंडीशन हो गया यहाँ पर यूवी रेडिएशन। जब यूवी रेडिएशन होगा तो जो जीन्स प्रेजेंट होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट जो होगा वो ऑन्कोजेनिक जीन्स में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऑन्कोजेनिक जीन्स में कन्वर्ट होगा तो वो जो है वो आपको वायरस जो है वो कॉज कर रहा है कैंसर, इसीलिए उस वायरस को बोलोगे ऑन्कोजेनिक वायरस। और जो जीन्स प्रेजेंट होगा वो होगा ऑन्कोजीन्स, और ये भी जो है आपको कैंसर ही कॉज करेगा। अब इसके बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो दिया गया है टाइप्स ऑफ कैंसर है, कुछ जो है वो कॉमन दिया गया है जिसको आपको याद रखना है, और बाकी जो अदर टाइप्स ऑफ कैंसर यहाँ पर आपको दिया गया है ये एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट है कार्सिनोमस। आप तो ये जो होता है बेटा वो इपिथेलियल सेल से होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपके जो बॉडी है, ये टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पूरी कवरिंग होती है वो आपकी इपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो वही चीज बोला गया है, कार्सिनोमस आर मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ इपिथेलियल सेल्स। अब ये जो टिश्यू है वो क्या करता है, डेट कवर्स और लाइन द बॉडी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर वो बॉडी को या जो भी ऑर्गन्स है उसको कवर करता है, जिसके कारण जब अगर बॉडी की बात करोगे तो वो स्किन कैंसर हो गया। फीमेल्स में जो बहुत ही कॉमन है वो है आपको ब्रेस्ट कैंसर, तो वहां पर भी जो कवरिंग होगी वो इपिथेलियल की होगी। मैन जो ह्यूमंस की बात करोगे जो मेल होते हैं उसके अंदर लंग कैंसर है, क्योंकि वहां पर टोबैको कंजप्शन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है।
स्टमक का कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाज हो सकता है। तो ये जो कैंसर आप लोग देखोगे तो ये जो लगभग है वो आपको 85% ऑल ट्यूमर्स आर कार्सिनोमा। तो ये जो आप लोग देख रहे हो इसी में से जो है वो 85% को जो होगा वो आपको जो देखने को मिलेगा वो स्किन कैंसर हो सकता है, या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या लंग कैंसर हो सकता है, या आपको जो देखने को मिलेगा कि स्टमक कैंसर है, या उसी में हो सकता है आपको पैनक्रियाज का हो। तो ये टोटल मिला के 85% जो होगा ऑल ट्यूमर्स जो होंगे वो कार्सिनोमा होगा, मतलब कि आपको इपीथीलियल टिश्यू से रिलेटेड होगा, जो बॉडी कवरिंग है या ऑर्गन्स की कवरिंग है। सेकेंड जो देखोगे तो सैक्रोमोस है, आर मैलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग इन द टिश्यू डिराइव फ्रॉम द मीसोडर्म। तो जो भी आपको डिराइव होगा मीसोडर्म से, उसमें आपको देखने को मिलेगा कैंसर, तो उसको आप लोग बोलोगे सार्कोमास। अब ये जो होगा वो बोन मैरो हो सकता है, और उसी में जो होगा कि आपको जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें कैंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ल्यूकोमियास। ल्यूकोमियास जो होता है बेटा वो ब्लड से रिलेटेड है, क्योंकि ल्यूकेमिया जो है या ल्यूकोसाइट्स वगैरह वर्ड जो है ये चीज सुना है हम लोगों ने ब्लड के कंडीशन में। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वो ब्लड सेल्स में ही होगा। तो रिजल्ट फ्रॉम अनचेक पॉलिफरेशन ऑफ सेल टाइप्स जो प्रेजेंट कहाँ होगा आपको ब्लड में होगा, जैसे कि आपका देयर प्रिकर्शन इन द बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में प्रोडक्शन वगैरह आपको ब्लड सेल्स का होता है। तो ये जो मेजर होगा ल्यूकोमियास, ये जो एक तरीके से आपको ब्लड सेल्स में होगा, और इसी को आप लोग ब्लड कैंसर भी बोल सकते हो। उसके अलावा जब कैंसर की बात करोगे, मेलानोमा, ये जो कैंसर होगा पिगमेंट सेल्स ऑफ द स्किन, और स्किन की जब बात कर रहे हैं तो वो जो सेल्स होगा वो आप लोग सिंपल लिखोगे तो मिलेनोसाइट्स होता है। तो मिलेनोसाइट्स जो है वहां पर भी स्किन कैंसर आपको देखने को मिलेगा, जो स्किन पिगमेंट्स में होता है। ये आपको पता है स्किन जो हमारा पिगमेंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेलेनिन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी में जो देखोगे एडिनोमा, ये जो होगा वो ग्लैंड्स में जब कैंसर होगा तो हो गया। लिम्फोमा, ये जो होगा लिम्फेटिक टिश्यू में होगा। ग्लीकोमा, ये जो होगा वो ग्लियल सेल्स ऑफ सीएनएस होगा, और ग्लियल सेल्स जो है वो नर्व सेल्स में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो है वो आपके अदर टाइप्स के होंगे, लेकिन मेजर जो आपको याद रखना है वो ABC वाला याद रखना है। अदर टाइप्स के कैंसर जो होगा वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। अब अगर किसी को बेटा कैंसर होता है तो डिटेक्ट कैसे करते हो वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो दिया गया है वो आपको दिया गया है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। एक बार इसको पढ़ के देखो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जब फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो है अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, अगर वो अर्ली स्टेज है बेटा, तो नॉर्मली अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके लाइफ को आप लोग बचा सकते हो। लेकिन जब आपका लेटर स्टेज होता है तब अगर वो पता चलता है कि उसको कैंसर है तो उसको बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देखोगे तो फर्स्ट लाइन में लिखा होगा कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इससे जो हर साल जो डेथ होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज लाइफ सेविंग। मतलब अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो लाइफ को जो है वो बचा सकते हो। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है कि वो वेरियस पार्ट्स में स्प्रेड कर जाता है। वेरियस पार्ट्स में स्प्रेड का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या चीज हो रहा है, तो ये जो है बेटा वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पर जो ब्लड है तो इसके थ्रू क्या होगा कि वो आपको डिफरेंट पार्ट्स में मूव करेगा। तो एक चीज है कि जब आपके डिफरेंट पार्ट्स में मूव करेगा तो कितने जगह पे उसको आप ट्रीट कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये जो है इसीलिए जो बोला जाता है कि जब अर्ली डिटेक्शन हो गया, ट्रीटमेंट होगा, तो आप जो है वो बच सकते हो। अगर ये चीज बहुत ज्यादा बॉडी में फैल गई तो उसका बचना जो होता है वो मुश्किल हो जाती है। तो वही है कि द ट्रीटमेंट बिकम्स इनएफेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि लेटर स्टेज में उसको आप लोग जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते हो। और ये जो होता है कि कैसे आप लोग डायग्नोसिस कर सकते हो, कैसे आप कैंसर का पता लगा सकते हो, तो यहाँ पर दिया गया है बायोप्सी, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट है, MRI दिया गया है, इससे भी कर सकते हो। यहाँ पर CT दिया गया है,
इसी में एंटीबॉडी से रिलेटेड है और अदर टेक्निक्स का भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एक आप लोग देखोगे कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट है। अगर पहला जो है बेटा वो है बायोपीसी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू। अब ये जो है कि अगर कोई भी टिश्यू लग रहा है कि वहां पर क्या चीज है कि वहां पर जो है वो कैंसरस सेल हो सकता है, तो वहां पर क्या करोगे कि इन दिस पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, मतलब कि मान लो कोई आपके पास, अगर आप ही लोग डॉक्टर बनो, कोई आपके पास पेशेंट आता है जिसको एक छोटा सा कहीं पर भी ट्यूमर है किसी भी रीजन में, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वो कैंसरस सेल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका एक पीस ऑफ टिश्यू लोगे, उसको क्या करोगे, स्टडी करोगे। जब लगेगा कि इसके ये जो है वो कैंसरस सेल है, तो उस रीजन को क्या करोगे, आप लोग ट्राई करोगे कि कट करके वहां से हटा दीजिए। जब कट करके वहां से हटा दोगे तो वो पूरे बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलेगा। तो ये जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो रीजन जो होता है ना बेटा वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अगर ये माउथ में हो, माउथ कैंसर होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो आप लोगों ने जो मूवी देखने जाते हो ना, तो देखना जब अर्ली जब एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो वहां पर देखिएगा जो स्टोरी दिखाते हैं ना, एक लड़के की है 25 ईयर्स का, मुकेश जिसका नाम है, तो उसके कंडीशन में भी देखोगे तो ट्रीटमेंट तो कर दिया डॉक्टर ने, कैंसरस सेल को हटा दिया, लेकिन जो बाकी जो सेल्स है ना वो फिर डैमेज हो जाती है, वो फिर शेप जो होता है वो आपको अलग हो जाता है, क्योंकि वहां से कट ही कर दिया गया वो पार्ट। तो सेम चीज यहाँ पर है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल और बायोपीसी, इसके अंदर क्या करेंगे, ये पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू को लेंगे, कट करेंगे इनटू द थिन सेक्शन, स्टेंड करेंगे। स्टेंड करने से हमेशा याद रखो कि जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कोई भी अगर चीज की स्टडी करते हो स्टेन करते हो। स्टेन करने से फायदा क्या होता है कि जो भी उसके अंदर की चीजें हैं वो बहुत ही क्लियर विजिबल हो जाती है। तो स्टेन जो करना है वो बहुत जरूरी होता है। फिर क्या करोगे कि वही चीज आप लोग अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जर्व करोगे, और इसी के बाद जो है कि आपको डिटेक्शन हो सकता है कि कैंसरस सेल है या नहीं है। तो पहला जो है कि आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल जो है वो स्टडी से आप लोग पता कर सकते हो। सेकेंड है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट है। इसमें सिंपल क्या करोगे, फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होगा वो आपको रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होगा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो रिलेटेड होगा बेटा वो डब्ल्यूबीसी से होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि जो ब्लड काउंट्स कम हो गया तो वो भी आपको कैंसर कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर जो ब्लड जो काउंट बढ़ेगा उसकी स्टडी कर लोगे, तो पहले ये जो होगा वो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट से पता चलेगा। टेक्निक जो थर्ड टेक्निक आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो टेक्निक है लाइक रेडियोग्राफी है, जैसे एक्सरे वगैरह का यूज करते हैं, तो उससे भी आप लोग जो है वो पता कर सकते हो। जिसमें आपको फर्स्ट जो है वो सीटी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होगा। इसी में जब सेकेंड लोगे तो सेकेंड जो होगा बेटा वो एमआरआई का यूज करोगे। तो एमआरआई जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि ये चीज जो होता है वो होता क्या है। तो इनका भी जो यूज है वो आप लोग कैंसर के डायग्नोसिस में यूज कर सकते हो। आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पर जब स्टडी करनी है तो ये एमआरआई वगैरह का स्टडी जो है आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो बाकी चीजें इसमें पढ़ के देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सीटी स्कैन यूजेस एक्सरे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन जो है वो 3D इमेज आप लोग जो है वो निकालोगे। while MRI use strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in living टिश्यू। यानी कि वहां पे अगर आपके पास 3D इमेज आ गया तो वहां से स्टडी कर सकते हो कि प्रॉपर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सेल्स में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तो वहां से भी आप पता लगा सकते हो कि ये कैंसरस सेल है या नहीं है। नेक्स्ट जब देखोगे तो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसरस स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो यहाँ पर जो होता है जो आपके कैंसरस सेल होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का भी यूज करके आप लोग जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हर सेप्टीन आपको एग्जाम्पल में दिया गया है जो आप लोग यूज कर सकते हो। लास्ट जो टेक्निक है, technique of molecular biology can be used to detect genes
जीन्स का यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड सस्पेक्टिवली फॉर सर्टेन कैंसर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मतलब कि स्टडी जो होगा वो आपको जीन्स का होगा, तो जीन्स की भी स्टडी करके आप लोग जो है वो पता कर सकते हो। आफ्टर डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज जीन्स मे बी इन any individual, they may advise to avoid exposure to particular carcinogens। अगर पता चल गया तो वो जो भी आपको कैंसर कॉज कर रहा है उसको आप लोग क्या करोगे, एडवाइस कर दोगे कि वो जो है आपको पर्टिकुलर चीज को ना ले। तो विथ मे बी सस्टेबल, जैसे टोबैको वाला कंडीशन है, अगर टोबैको से अगर कैंसर हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओगे, तो अगर उनको लगेगा कि ये टोबैको के कारण हो रहा है तो वो क्या सजेस्ट करेंगे पेशेंट को कि भैया आप जो है वो टोबैको का कंजप्शन बंद कर दो। कोई भी मोड होगा, जैसा आपको नॉर्मल यूज करते हैं या स्मोकिंग में यूज करते हैं, तो दोनों अगर चीजें हैं तो वहां पर उसको बंद करना पड़ेगा। जब बंद कर देंगे तो चांसेस है कि वो बच सकता है। अगर वो लेता रहेगा तो अगर लेटर स्टेज में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो फिर जो है उसकी डेथ जो है वो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसको नहीं बचा सकते। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करोगे कि क्या क्या जो है वो ट्रीटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब देखोगे बेटा कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो आपको पहला जो है वो सर्जरी है। सर्जरी में क्या करोगे, जो पार्ट्स में आपको कैंसर दिखेगा उस पार्ट को कट कर दोगे तो सर्जरी हो गई। जैसे बोला गया कि ट्यूमर होगा, ट्यूमर वाले रीजन को क्या करोगे, कट करोगे, बचोगे। तो इनिशियल स्टेज में बेटा वो यही होता है। तो पहला जो देखोगे तो ये जो है वो वही करेंगे कि अगर आपको कैंसर है तो फर्स्ट क्या करेंगे, जनरली अ ट्यूमर इज सर्जिकली रिमूव वेयर एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है, पूरे बॉडी में नहीं फैला हुआ है, तो आप उस रीजन को कट करके जो ट्यूमर है उसको आप लोग बाहर कर सकते हो, कैंसर से बच गए। तो ये पहला जो होगा वो सर्जरी होता है। सेकेंड है रेडियोथेरेपी है या रेडिएशन थेरेपी है। ये जो थेरेपी आप लोग देखोगे, जैसे युवराज सिंह वगैरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा, युवराज सिंह को भी कैंसर हुआ था, वो ठीक हो गया। तो उसमें जो है कि इनमें से कोई भी एक टेक्निक का यूज करके ही उसको बचाया गया होगा। तो पहला जो सिंपल सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी। अब यहाँ पर क्या है कि ट्यूमर सेल्स आर इरिटेटेड लिथली बाय गामा रेडिएशन, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग इस ट्यूमर मास और न्यूप्लास्ट यूजिंग I-131 थायराइड कैंसर। अब ये देखो बेटा, इसके अंदर करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है कि आपका मान लो कि आपके एक हैंड में जो है वो आपको गामा रेडिएशन आपको दे दिया गया। अगर मान लो कि किसी भी रीजन में है तो बाकी सेल्स को जो है वो कवर कर दोगे, कवर करोगे और वहां पे पावरफुल रेडिएशन दीजिएगा। तो वो क्या करेगा कि जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जब कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो जो बाकी सराउंडिंग सेल्स है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप कैंसर से मुक्त भी हो सकते हो। तो ये टेक्निक भी जो है आपको किया जाता है। सेकेंड है कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर कीमोथेरेपी में क्या चीज है कि यहाँ पर कीमो ड्रग्स का यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो यूज होगा वो ड्रग्स होगा। यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो कीमोथेरेपी मतलब कि ड्रग्स का यूज करना है, तो इसीलिए दिया गया सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल। तो यहाँ पर कैंसरस सेल को किल करने के लिए आप जो यूज करोगे वो ड्रग्स का करोगे। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर ट्यूमर, सारे ट्यूमर्स के लिए नहीं होते, स्पेसिफिक होगा ट्यूमर्स के लिए तो वो चीज आप लोग यूज करोगे। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स है बेटा वो बहुत ही महंगे होते चले गए, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। टू एंटी कैंसर ड्रग्स है, जैसे कि आपको विंसिस्ट्रीन और विनब्लास्टिन दिया गया है। तो ये जो दोनों है वो यूज होता है, और ये किसके लिए होता है तो ल्यूकेमिया के लिए होता है। अगर बोला जाए तो ब्लड कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और ये जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है तो ये आपको जो है वो दे भी दिया गया, कैथोरस कैथेरेंसस रोएसिस, यहाँ से वो ऑब्टेन होता है। जो दोनों ड्रग्स है जिसका आप लोग यूज जो करते हो वो ड्रग्स के फॉर्म में करते हो, और ट्रीट जो करते हो वो कैंसर को करते हो। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस और अनेमिया। तो ये दोनों ड्रग्स का यूज तो कर सकते हैं कि कैंसर को ट्रीटमेंट में, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अनेमिया हो जाए
मतलब कि एनीमिया का मतलब है कि ब्लड काउंट कम हो जाए, और हेयर लॉस जो है वो आपको नॉर्मल इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये 3 टेक्निक है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो है वो मे भी चेक कर लेना, आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा। तो इम्यूनोथेरेपी भी समझ लीजिए कि यहाँ पर करते क्या चीज है। तो यहाँ पे इम्यून से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पर जो इन्वॉल्व होगा बेटा वो इम्यून सिस्टम होगा, क्योंकि नाम ही वही है। तो यहाँ पर देखोगे तो होता क्या है, समटाइम ट्यूमर सेल्स आर सीन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर कैंसरस सेल जो होगा या ट्यूमर सेल्स है, वो इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, ये होता है। क्योंकि कैंसरस सेल जो है वो आपको डिस्ट्रक्शन इम्यून सिस्टम हमारा नहीं कर पाता है, लेकिन इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होती है कि फॉरेन एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन इस कंडीशन में वो नहीं कर पाता है। So the patient are given substances like बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, यानी कि ये जो है वो आप लोग उसको प्रोवाइड करोगे। जैसे ही इसको प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो आपका ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो ये जो है आप लोग उसको प्रोवाइड करोगे, तो ये भी एक जो है वो इम्यून थेरेपी जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर सिंपल लीजिएगा तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर से क्या करेगा, सच एज अल्फा इंटरफेरॉन, ये चीज याद रखना, नाम जो है वो याद रखिएगा। अल्फा इंटरफेरॉन जब प्रोवाइड करोगे क्या करेगा, एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को जब एक्टिवेट करेगा तो वो जो है वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो इम्यून सिस्टम के पावर को इंक्रीज करके हम जो ट्राई करेंगे जो ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करे। सबसे बेस्ट जो देखोगे तो रेडियोथेरेपी है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होता है। बस यही है कि जो वहां पे अदर सेल्स होंगे उसको हमें बचाना है, उसके ऊपर पावरफुल रेडिएशन ना जाए, क्योंकि वहां पर जाएगी तो वो सेल्स भी जो है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज आपको जो है वो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, और सारे जो टेक्निक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सारा आपको इतना जरूरत नहीं है कि पूरी लाइन बाय लाइन इससे याद रखो। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है, कैसे कैसे करते हैं, वो चीजें आपको याद रखना है। तो एक बार पढ़ के देखो, अगर लगता है प्रॉब्लम है तो इसके अंदर पूछिए। यहाँ से आप लोग पढ़िए, नॉलेज क्लाउज में जो दिया गया है वो 2-3 याद रखो, बाकी कुछ आपको वहां पे लेना देना नहीं है। तो यहाँ से आप लोग कैंसर से प्रॉपर पढ़ के देखिए, नोट्स आपके मोबाइल में होगा, वहां से निकालो या बुक से निकालिए। और बाकी जो बुक्स पढ़ोगे तो बहुत कुछ दिया होगा, इतना आप लोग नहीं पढ़िए। यहाँ से भी जो बोला गया है कट करने के लिए, वो आपको कट कर देना है, और एनसीईआरटी में जो है वो आप लोग सिंपल पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। तो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये एक बार पढ़ के देखिए। ये अगर फटाफट देखो, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो होगा ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स के बारे में आप लोगों ने सुना है, ये जो है वो न्यूज में आजकल बहुत चला हुआ है। ठीक है, वो देखा भी होगा, जो एक आर रिपब्लिक का था, देखा है कि किसी ने देखा है कि नहीं देखा? आर रिपब्लिक वाला देखा था जिसकी, हाँ हाँ, जयदीप बहुत तेज है इसमें, देखा था, हाँ मुझे ड्रग्स दो। तो वो चीजें भी देखोगे तो आपको भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। हाँ, अर्नब गोस्वामी सही है। अब एक चीज है कि वो चीज आप लोग यहाँ पर आप लोग क्यों पढ़ते हो बेटा, क्योंकि आपको भी उस चीज से दूर रहने के लिए ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि जैसे ही आप लोग की जो ग्रोइंग एज होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में एडोलेसेंस जो होता है, जिसमें आपकी ग्रोथ होती है, जैसे कि 12 टू
आपको 19 ईयर्स या 18 ईयर्स जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया होगा उसी को फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी में मे बी वो आपको 12 से 18 ईयर्स दिया गया, जिसके अंदर आपके बोन्स वगैरह सभी चीजों की ग्रोथ होती है। तो वहां पर भी अगर कोई एडिशनल चीजें यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक तो ड्रग का जो यूज होता है ना बेटा, वो ट्रीटमेंट में होता है, जैसे टैबलेट वगैरह लोगे या जो मेडिसिन लेते हैं ना, वो भी ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। बट आप लोग किसी चीज को एडिक्ट कर लेते हो और उसका जो यूज करते हो वो गलत डायरेक्शन में करते हो, तब आपको बोला जाता है ड्रग एब्यूज, मतलब कि उसकी एडिक्शन और उसका कंजप्शन जो है वो दोनों गलत है। लेकिन जब किसी किसी चीज को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है तो सही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा भांग के बारे में, भांग जो होता है वो भी आपको इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन बहुत लोग इसका कंजप्शन करते हैं, भोले बाबा की प्रसाद है, तो वो गलत है, क्योंकि आप लोग उस तरीके को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। भोले बाबा का प्रसाद समझ के बहुत लोग उसको खाते हैं, पीते हैं। गांजे का भी सेम चीज है, गांजा भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना है तो उसका कंजप्शन जो है वो गलत है। और आप लोगों को पढ़ाने का मतलब यही होता है कि उन चीजों से आप लोग दूर रहो, जिससे आपका क्या चीज होगा, सोशल लाइफ भी अच्छी होगी। सोशल लाइफ का मतलब है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो अच्छे सोसाइटी में आप लोग रह सकते हो। जैसे बहुत चीजें आप लोगों ने देखी होगी आसपास के एरिया में जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। अल्कोहल क्या चीज है बेटा, कि आपका जो है वो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको सोचने और समझने की जो शक्ति होती है ना, वो पावर कम हो जाती है। फिर वो क्या करता है कि आसपास के लोगों से लड़ाई करता है, घर में आता है तो वो लड़ाई करता है। तो घर में आके लड़ने से क्या चीज होगा, जो बच्चे होंगे उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी जो पर्सनल लाइफ होगी वो खराब हो जाती है। तो ये चीजें जो है वो आपको पढ़ाने का मतलब यही होता है कि सोसाइटी में ये सारी चीजें हैं और आप इनसे जो है वो दूर रहो। जैसे बहुत फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में भी ये कुछ जो है वो आदत होती है, जैसे स्मोकिंग की हो गई, अल्कोहल कंजप्शन का हो गया। तो ये जो है वो उनको अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता है, लेकिन जब देखोगे जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो जो फीटस डेवलप करता है उसके ऊपर भी उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में जब देखोगे तो फर्टिलिटी रेट वगैरह जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये भी जो है उसके लाइफ को खराब कर रहा है। तो इसीलिए जो आपको पढ़ाई जाती है वो जब पढ़ोगे तो यहाँ पर जो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा अभी, तो वो है आपको ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो अल्कोहल एंड ड्रग्स के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, वो यूजफुल है या आपका हार्मफुल है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आई है कि यहाँ पर जो देख लो कि आपका जो अल्कोहल है वो सब है क्या। टॉपिक वही डालिएगा जो आपको बोला गया है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। और डेफिनेशन जो है वो एक दो के आप लोग साथ में लिख लेना, बहुत कुछ बुक्स में दिया गया है यहाँ पर, जो चीज आपको नहीं भी पढ़ना है तो जो चीज आपको पढ़ना होगा वो चीज आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। फर्स्ट जो है वो सिंपल आप लोगों का ड्रग लिख लीजिए। अब ड्रग को देखोगे बेटा तो ये जो है कि हम लोग तो इसको जनरल यूज करते ही हैं। करते किस चीज में है, किसी भी जो भी अगर हमें बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही देखोगे, तो यहाँ पर जो हमारे बॉडी का सिस्टम है उसके जो इनहेंस करने के लिए करते हैं, या कोई डिजीज हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से जब डेफिनेशन निकालोगे तो क्या चीज होगा, तो एनी सब्सटेंस, और ये जो है वो सारे डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिएगा, बुक्स में भी आपको दिया गया है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट जो है वो पढ़ उसकी बातें करेंगे जो आपको यूजफुल होगा। एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और intended to use to modify, टू यूज, और ये मॉडिफाई है डीएम, टू यूज और मॉडिफाई और एक्सप्लोर, टू एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम
टू एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, और इसी में जब लोगे तो इसी में जो होगा वो पैथोलॉजिकल सिस्टम, पैथोलॉजिकल सिस्टम, पैथोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट्स भी कर सकते हो, पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर बेनिफिट रेसिपिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो इसमें आपको तीन चीजें दिखेगी। पहला जो होगा कि मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, इसको एक्सप्लोर करने के लिए करोगे। पैथोलॉजिकल स्टेट को आप लोग एक्सप्लोर करने के लिए करोगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एथलीट्स के बारे में या प्लेयर्स के बारे में, जो प्लेयर्स वगैरह जो होते हैं वो नॉर्मली ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं तो उनको फील नहीं होता। अगर वे एक बार दौड़ना स्टार्ट करे तो वो दौड़ते ही रहेंगे जब तक उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का लेवल डाउन ना हो जाए, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने बॉडी की फंक्शनिंग है उसको स्लो कर लेते हैं, वो फील ही नहीं करते। अगर रनिंग करना स्टार्ट किया तो वो रनिंग करेंगे। तो ड्रग्स का जो यूज होता है वो आपको एक मेडिसिन की तरह यूज होता है, लेकिन जब उसका आप लोग जो कंजप्शन है बेमतलब का करोगे तो वो आपको आदत सी बन जाती है। जब आदत बनेगी तो जिससे आप लोग फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो गया, पैथोलॉजिकल स्टेट हो गया, ये सारे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स आप लोगों ने सुना होगा कि वो कंज्यूम करते हैं, तो उनसे उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है? क्योंकि अगर वो रनिंग वाले हैं, एथलीट्स हैं, तो रनिंग करना स्टार्ट किया तो वो रनिंग करते रह जाएंगे। लेकिन जब जनरल देखोगे कि ड्रग का जो यूज है वो क्या है, तो ड्रग्स आर नॉर्मली यूज एज मेडिसिन। तो ये जो होता है बेटा कि नॉर्मली जो ड्रग का यूज है वो आपको मेडिसिन के तौर पे है, लेकिन इसी का जब आप लोग जब यूज करने लग जाते हैं, किसी भी बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी जो यूज करोगे तो फिर जो है ये हमारे बॉडी के लिए जो है वो नुकसान कर सकता है, और ये जो है वो होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी के टाइम में न्यूज चैनल उठा के देख लो, वहां पर भी यही कहानी चल रही है। तो वहां पर भी जो है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो भी वो उसको यूज कर लेता है। कोई जो है जिसको अगर लगता है कि जो है वो ठीक नहीं है, उसके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन जो है वो ड्रग्स को ही लेकर चलता है, क्योंकि इसको कंज्यूम करने से उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे अल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं वो आधे टाइम तो पता ही नहीं होता कि सही क्या है या गलत क्या है। तो सेम चीज आपको ड्रग्स भी करता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है वो ब्लॉक करेगा, जिससे आप सोच भी नहीं सकते और वो चीजें आपके साथ हो रही होती है और आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या गलत है और क्या सही है। तो यहाँ पर जो होता है वो ड्रग्स नॉर्मली मेडिसिन के तौर पे यूज होता है, जो आप लोगों ने सुना है। इसी में जब देखोगे तो एक जो दिया गया है वो है ड्रग एब्यूज। अब ड्रग एब्यूज का मतलब क्या है बेटा कि जब आप लोग ड्रग का यूज करते हो वो आप लोग ट्रीटमेंट के लिए करते हो, लेकिन अगर उसके अलावा अगर किसी चीज में यूज करते हो तो वो आप क्या कर रहे हो, वो है आपका ड्रग एब्यूज, क्योंकि उसका आपको आदत सी बन गई है कि वो यूज करना है। जैसे बहुत लोगों में होता है कि दिन भर वो रहते हैं, काम करते हैं, अगर उन्होंने स्मोकिंग नहीं किया तो उनको लगता है कि दिन भर में कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सारी क्या चीज है कि हमारी जो मेंटल है वो सोच हो जाती है कि वो चीज मुझे करना है, वो आपकी एडिक्शन है किसी भी इंसान की। तो यहाँ पे जो ड्रग एब्यूज का मतलब है, सिंपल आप लोग जब लिखोगे, व्हेन ड्रग आर टेकन फॉर अदर देन, फॉर अदर देन का मतलब है कि आप जो है वो ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर रहे हो, फॉर अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज, अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज, मतलब वो जो यूज है उसका उस यूज को ना करके आप जो है उसी का दूसरे तरीके से यूज कर रहे हो, तो इसी को आप लोग जो बोलते हो वो ड्रग एब्यूज बोला जाता है। इन कंसंट्रेशन, इन कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंसी,
विच इम्पेयर्स। यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर वो ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल यूज नहीं कर रहा, वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो क्या करेगा, विच इम्पेयर, वो इम्पेयर कर देगा। क्या क्या करेगा, तो फिजिकल, इसी में जब लोगे तो फिजियोलॉजिकल, और इसी में जो होगा वो आपका फंक्शन, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो है वो आपको इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल यूज जो है वो आप ड्रग का नहीं कर रहे हो, आप किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप अपनी पावर बढ़ाने के लिए कर रहे हो, जो एथलीट्स वगैरह करते हैं। तो वो जो कंडीशन होगा वो होगा आपको ड्रग अब्यूज का। इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो होगा सिडेटिव। अब सिडेटिव का मतलब क्या चीज होता है वो समझ लीजिए। अब सिडेटिव का जो मतलब होता है कि यहाँ पर रिड्यूस कर देता है एक्साइटमेंट, एंजाइटी, रिलैक्स कर देगा बॉडी से, जिससे क्या होती है वो स्लिप, मतलब कि लोग जो है वो सो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, किसी किसी को रात में नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो वो क्या करते हैं, नींद आने की टैबलेट लेना पड़ता है। तो देखोगे तो ऐसे जो ड्रग्स होंगे वो सिडेटिव होता है। अब यहाँ पर जो ड्रग है वो क्या है, ड्रग दैट रिड्यूसेस, यानी कि जो एक्साइटमेंट्स होगी, रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, रिड्यूसेस एक्साइटमेंट एंजाइटी। इसी में जब लोगे तो रिलैक्स कर देगा बॉडी को, बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई। जब बॉडी रिलैक्स होगा तो ये जो है वो क्या करेगा, मे इंड्यूस स्लिप, यानी कि उसके बाद जो है वो उस इंसान को जो है वो नींद आने लगेगी। जिसको आप लोग जो कैटेगरी जो बोला गया है सिडेटिव को, वो आप लोग जो नींद आने लग जाती है तो उसको एक और कैटेगरी दे सकते हो, वो है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब है कि आपके जो स्लिप है उसको इंड्यूस कर देता है। यहाँ पर जब स्लिप को इंड्यूस करेगा तो वो जो कैटेगरी लोगे वो होगा हाइपोनॉटिक का। तो यहाँ पर जो सिडेटिव ड्रग्स होते हैं वो आपके एक्साइटमेंट को, एंजाइटी को और आपके बॉडी को रिलैक्स कर देगा, और फिर जो है वो आपको जो है वो इंड्यूस कर देगा स्लिप। इसी में जो एक और डेफिनेशन लिखोगे वो होगा स्टिमुलेंट्स का। अब यहाँ पर जब देखोगे तो स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये जो होता है वो आपको, ये जो है वो आपको सिंपल जब अलर्ट कर देता है। अब अलर्ट जो है वो कैसे करेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दे स्टिमुलेट किसको करेगा, तो सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। तो इससे क्या होगा, मेक पर्सन अलर्ट, मतलब कि इससे जो है वो इंसान जो है वो अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इसी में जो है वो देखने को मिलेगा ओवर एक्साइटमेंट, जिसको आप लोग बोल सकते हो कॉज एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो आपको क्या कॉज करेगा, तो वो जो है वो एक्साइटमेंट कॉज करता है। और यहाँ पर जो सेडेटिव है वो क्या करता है, एक्साइटमेंट को जो है वो आपके रिड्यूस करता है। तो एक जो है वो रिड्यूस करने का मतलब है, और उसी में जब देखोगे सेकेंड तो क्या कर रहा है कि आपका जो है वो आपके एक्साइटमेंट को इंक्रीज कर रहा है। तो स्टिमुलेंट जो है वो एक्साइटमेंट को इंक्रीज करेगा, और सिडेटिव जो है वो आपके एक्साइटमेंट को डिक्रीज कराएगा। अब इसी में जो एक और देखोगे ना, तो एक और ले लीजिएगा, तो कैटेगरी अगर दिखेगी तो ट्रांसक्यूलाइजर्स का। ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होता है बेटा, कि जब आप लोग घबराते हो ना तो क्या करते हो कि इसका सेवन करते हो, ट्रांसक्यूलाइजर्स का। जब ट्रांसक्यूलाइजर्स का सेवन करते हो तो अगर हम बहुत ज्यादा घबराते हैं तो क्या करेगा, जो हमारी घबराहट होती है उसको वो रिड्यूस कर देता है। तो ट्रांसक्यूलाइजर का जो काम होगा कि अगर बहुत, जो इंसान बहुत ज्यादा घबरा रहा है तो उसकी जो घबराहट है, उसकी जो घबराहट को वो कम कर देगा। तो ये काम जो है वो ट्रांसक्विलाइजर्स का जो है वो आपको काम है। इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जब देखोगे तो एक एक जो है वो ड्रग्स के बारे में देखेंगे। और ड्रग्स में जब देखोगे तो यहाँ पर जो ये स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है वो यूथ की होती है। कि यूथ जो होता है बेटा, जैसे कि अगर आप लोग के जो एज ग्रुप में हो वो ज्यादा हेडेक नहीं ले पाते हैं, तो वो जो मूवमेंट करते हैं वो गलत डायरेक्शन में करेंगे।
जब गलत डायरेक्शन में करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको जो आलतू फालतू की चीजें है, ड्रग्स का कंजप्शन, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, टोबैको का कंजप्शन, ये चीज जो है वो यूथ में देखने को मिलता है। तो ये जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर जो आते हैं वो आते हैं आपको कि एक एक पॉइंट्स जो है इसका आप लोग यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है। और सारे जो है वो ड्रग्स जो है वो आपको दिया गया है। तो ये जो फर्स्ट आपको दिया गया है, कुछ का क्लिनिकल यूज भी आपको यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि क्लिनिकल यूज जो है वो होता है। ये यूथ की प्रॉब्लम है, ये आप लोग छोड़ दीजिए। सबसे फर्स्ट जो है वो आ जाइए यहाँ पर। पहला जो दिया गया है ओपियोइड्स का आपको दिया गया है, जो ओपियोइड्स से जो है वो क्वेश्चंस जो है बेटा वो आता है। अब यहाँ पर जो है वो एक बार आप लोग पढ़कर देखिए, एक बार इसको पढ़ के देखिए। ऊपर वाले पार्ट्स को छोड़ दीजिए, जब बाद में जब सारा पढ़ लोगे तो उसको एक बार पढ़ोगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रतीक वाले बेटा हिप्नोटिक और हिप्नोटाइज दोनों अलग है, ये सेम नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं डालोगे, उसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, वो चीज मत सोचो आप। वो ये जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड है। यहाँ पर फर्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर जो कॉमनली जो ड्रग्स को है वो तीन कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो तीन कैटेगरी है वो कौन कौन सी है, तो पहला जो है वो ओपियोइड्स का है, कैनाबिनॉइड्स का है और कोका एल्केलॉइड्स का है। ये आपको तीन कैटेगरी में ड्रग्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जब देखोगे तो ये जो कंडीशन है वो है आपको ओपियोइड्स का। ओपियोइड्स को जब बात करोगे तो इसको जो है आप लोग जो जनरल टर्म में बोलते हो वो आप लोग बोलते हो स्मैक। ये चीज जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा कि स्मैक जो होता है वो जनरल जो यूज करते हो वो ओपियोइड्स के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जब आप लोग देखोगे तो ये जो है आपका जो बॉडी सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ओपियोइड्स जो है दिस ड्रग्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो है कि आपका जो बाइंड करेगा वो नर्वस सिस्टम से करेगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से करेगा। जब यही चीज देखोगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से करेगा, तो ये जब आप लोग देखोगे तो क्या चीज करेगा, डिक्रीज कर देगा ग्लैंडुलर सिक्रीशन। जो आपको ग्लैंड्स होते हैं उसके सिक्रीशन को ये आपको डिक्रीज कर दे। और जिससे क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इफेक्ट है, तो यहाँ पर जो सिक्रीशन है अगर वो डिक्रीज होता है तो क्या चीज होगा, आपका जो डाइजेशन होगा वो इम्पेयर डाइजेशन कॉज कर देगा। तो ये जो ड्रग्स है वो भी आपके लिए नुकसान है, क्योंकि जब डाइजेशन नहीं होगा तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी में जब देखोगे तो फर्स्ट जो है, और इसी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे तो इफेक्ट है ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है, उसी में जो है वो रिलीफ करेगा पेन से भी। तो इसको एक तरीके से आप लोग पेन किलर के लिए भी यूज किया जाता है। तो यूज जो है वो होता है, लेकिन जो बोलोगे तो यहाँ पर सो देखोगे तो एना, तो इसी के जो आपका पेन किलर के तौर पे यूज होगा ड्रग्स, उनको जो स्पेशल बोला गया वो है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक जो होता है बेटा कि वो ड्रग्स है जो एज ए पेन किलर यूज होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे, एनाल्जेसिक जो होगा वो आपके वो ड्रग्स होंगे जो एज ए पेन किलर यूज होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पॉइंट जो है आप लोग याद रखोगे कि पेन किलर के लिए जो ड्रग्स यूज होगा उसको क्या बोलेंगे। अब इसी में जब देखोगे तो फर्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो है आपको मॉर्फिन। अब यहाँ पर जो देखोगे तो मॉर्फिन जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट।
और जिसका आपको साइंटिफिक नेम दिया गया है पेपर वर सोमनीफेरम। जो पेपर वर सोमनीफेरम है, यहाँ से ये आपको ऑब्टेन किया जाता है। जिस देखोगे तो ये जो होगा वो लेटेक्स से आपको ऑब्टेन किया जाता है। और इसी में जो देखेंगे तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव, जिसके अंदर सेडेटिव में क्या बोला गया है कि ये जो सेडेटिव होता है उसका काम क्या चीज है कि एक्साइटमेंट को कम करेगा। एक्साइटमेंट को कम करने के बाद जो इंड्यूस करता है वो स्लिप को इंड्यूस करता है, तो इसीलिए ये आपको सीडेटिव बोला गया है। मतलब कि ये जो इंड्यूस करेगा वो स्लिप इंड्यूस करेगा। एंड पेन किलर के तौर पे भी यूज होता है, तो यहाँ पर अगर दर्द वगैरह है तो उसके लिए भी यूज करोगे। एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट हु अंडरगॉन सर्जरी। तो सर्जरी वगैरह के केस में जब आप लोग देखते हो अगर किसी बॉडी पार्ट्स में सर्जरी है तो क्या किया जाता है कि आपको जो है वो जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको ब्लॉक किया जाता है। अगर वहां पे इंजेक्ट कर दिया जाए, इसी तरीके से यूज करोगे, तो वहां पर जो यूज होगा वो मॉर्फिन यूज होगा जो आपका सीडेटिव है। तो वहां पर आपको जो जिस एरिया में दिया जाए या पूरे बॉडी में दिया जाएगा, तो वहां पर आप क्या करोगे कि सो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। और फिर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। सर्जरी जो है वो डॉक्टर्स कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं नींद में होगे तो सर्जरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी में जब सेकेंड कंडीशन लोगे जो आजकल न्यूज चैनल पे बहुत चला हुआ है, वो है आपका हीरोइन। तो यहाँ पर जब देखोगे तो आपको जो सेकेंड कैटेगरी दी गई है बेटा वो है हीरोइन की। ये आपको दे दिया गया सेकेंड जो है वो हीरोइन की है। तो इसी में जो है वो हीरोइन को ही जो है वो जनरली जो स्ट्रक्चर देखोगे तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जिसका स्ट्रक्चर जब देखोगे मॉर्फिन का तो केमिस्ट्री में जो होता है वो याद रखना कि ये जो होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। ठीक है, डाई एसिटाइल जो होगा वो आपको मॉर्फिन देखने को मिलेगा। अब इसी में देखोगे तो इसी को जो कॉमनली यूज करते हो वो स्मैक की तरह यूज करते हो। अब ये जो होता है बेटा वो जो आप कलर देखोगे तो व्हाइट होता है। एक चीज यहाँ पर फोकस कर लेना, ये जो एनसीईआरटी के अलावा जो बुक्स यूज करोगे वहां पर ब्राउन दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो है वो ब्राउन आपको मेंशन नहीं है। तो किसी और बुक में पढ़ोगे कि व्हाइट की जगह पे हीरोइन का जो कलर है वो ब्राउन दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको जो है अपडेट कर लोगे और वहां पे एनसीईआरटी को फॉलो करके व्हाइट रखोगे। ठीक है, वो व्हाइट रखोगे। कोकेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे बेटा, वेट कीजिए। अब यहाँ पर जो इसका कलर है वो आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे, ऑर्डरलेस होता है। और इसमें जब देखोगे तो कैसा होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। और इसी में जब देखोगे तो जनरली जो होता है स्नोटिंग के ले सकते हो या इंजेक्शन के जगह पर ले सकते हो। तो यहाँ पर इंजेक्शन भी है, स्नोटिंग भी है, दोनों तरीके से आप इसका कंजप्शन कर सकते हो। इट इज द डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। अगर इसका कंजप्शन करते हो तो डिप्रेसेंट की तरह यूज होगा, जिसमें आपका जो बॉडी फंक्शन भी है वो आपको जो है यहाँ पर स्लो कर देता है। जब बॉडी फंक्शन स्लो कर देगा बेटा तो यहाँ पर आपको जो देखोगे सिंपल तो लॉस ऑफ वेट हो जाता है। इसी कंडीशन में अगर आप लोग और भी लिखना चाहो तो इसके कंजप्शन से लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट को लॉस कर दोगे। यहाँ पर जो है वो आपका वेट भी लॉस हो जाता है, तो वेट लॉस भी हो जाता है। इसी में जब देखोगे तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो कंजप्शन है वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान ही कर रहा है। और इसी में जो है वो आप लोग जब देखोगे तो कफ सिरप वगैरह का आप लोगों ने यूज देखा होगा। कफ सिरप वगैरह में जब देखोगे तो बहुत लोग आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोगों ने कफ सिरप का सेवन जो है वो बहुत ज्यादा कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी देखोगे तो एक जो केमिकल है वो प्रेजेंट रहता है कोडेन। कोडेन का जब कंजप्शन करोगे तो वो भी जो है आपको क्या चीज करेगा कि जो है वो आपका सिंपल याद रखोगे तो ये भी जो है वो ड्रग्स की तरह यूज करते हैं। तो कोडेन जो होता है वो जो कफ सिरप यूज करते हैं उसके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन सभी का काम जो होता है वो एक ही तरीके से होता है।
इसी में जब देखोगे तो आपको जो दिखेगा नेक्स्ट जो ग्रुप आप लोग पढ़ के देखोगे, और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी दे देगा। मान लो कि ये स्ट्रक्चर आपको जो है वो मॉर्फिन का दे दिया गया, अब इसमें पूछ देगा कि ये कैसा है, तो सिंपल लिखोगे डाई एसिटाइल मॉर्फिन स्ट्रक्चर है। ये आपको फिगर दे देगा, इसी से पूछेगा ये कौन सा प्लांट है, तो ये ओपियम पॉपी है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसका फिगर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फिगर्स पे भी फोकस करोगे, जो फिगर्स आपको दिया गया है। नेक्स्ट जब कैटेगरी देखोगे तो कैनाबिनॉइड्स का आपको दिया गया है, जिसको आप लोग कॉमनली जो बोलते हो, तो वो जो बोला जाता है वो होता है आपका मैरिजुआना। जो मैरिजुआना आप लोग बोलते हो वो आपका कैनाबिनॉइड्स है। तो यहाँ पर जो कॉमन नेम है वो भी आप लोग लिख लोगे मैरिजुआना। मैरिजुआना कोई जो ही है वो बोला जाता है कैनाबिनॉइड्स। अब इसका जो यूज क्या होता है बेटा, जो इसके जो पार्ट्स को आप यूज करते हो ना, वो यूज होता है ड्राइड फ्लावर का यूज करते हो, और यहीं पर जो यूज कर सकते हो ड्राइड फ्लावर और लीव्स का यूज होता है। ये दो जो पार्ट्स है वो यूज होता है, और प्लांट जो होता है ना वो फीमेल प्लांट होती है। ठीक है, मेल प्लांट का कंजप्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल प्लांट होगी उसका यूज करोगे। अब इसी में जब देखोगे तो ये जो है वो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया गया, लीव्स ऑफ कैनाबिनस सटाइवा दिया गया है, ये भी चीज याद रखोगे। और यहाँ पर एक एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर जब देखोगे तो नेचुरल कैनाबिनेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या चीज होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या चीज होता है बेटा? इनफ्लोरेसेंस का जो मतलब होगा वो पेटल्स की अरेंजमेंट होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट्स में। तो यहाँ पर जब देखोगे तो आपका जो होगा कि ये जो है वो आपका जो ऑब्टेन होगा इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, जिसको आप लोग कैनाबिनिस कैनाबिस सैटिवा बोला जाता है, जो आपको नीचे पे ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्लांट है वो कैनाबिस सैटिवा है। इसी में जो यूज होता है वो क्या होता है, तो फ्लावर टॉप्स लीव्स का यूज कर सकते हो, रेसिन का यूज कर सकते हो ऑफ कैनाबिस प्लांट। अब इसमें जो होता है कि यहाँ पर जो होता है कि इसके कॉम्बिनेशन से जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं लोग। लोग भी तो तेज है, जिसके अंदर मैरिजुआना हो गया, हसीस हो गया, चरस हो गया और गांजा हो गया। तो यहाँ पर एक ही से जो है वो इतने सारे ड्रग्स जो है वो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर चरस गांजा वगैरह जो हम लोग सुनते हैं वो सारा जो कैटेगरी होगा वो कैनाबिनॉइड्स में होगा, और इसी में कॉमनली जब बोलोगे तो मैरिजुआना बोलोगे। अब इसी में जब देखोगे नेक्स्ट, जनरली टेकन इनहेलेशन करते हो, ओरल इंजेक्शन हो सकता है, एंड आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जब बात करोगे तो यहाँ पर जो रिलेटेड है, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम याद ना रहे तो इसका जो इफेक्ट है वो सिंपल आप लोग लिखोगे कि हार्ट के ऊपर होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीनिंग कि ये जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट जो करेगा वो आपको हार्ट के ऊपर करेगा। These days cannabinoids are also being abused by some sports person। तो स्पोर्ट्स पर्सन भी जो होता है बेटा वो अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है वो इन ड्रग्स का यूज करते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स का जो है वो लीव्स यूज कर सकते हो, फ्लावर का यूज कर सकते हो, और बेसिकली वो फीमेल प्लांट का यूज होता है। इसी में जब देखोगे तो आपका जो है वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसको आप लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोल देते हो। और ये जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो ज्यादातर आजकल यूज करते हैं, क्योंकि अपने परफॉर्मेंस को जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। नेक्स्ट जब देखोगे तो कैटेगरी जो है वो आपकी कोकेन की है, और ये सब आजकल न्यूज में चल रहा है। तो ये जो है वो डायग्राम जब देखोगे तो कोकेन आपको यहाँ पर दिया गया है, वो डायग्राम धतूरा का है। और नेक्स्ट जो इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो आपको कोकेन की बात कीजिए, कोकेन जो होगा उसको आप लोग जो कॉमनली बोलते हो वो क्या बोला जाता है वो दिया गया। यहाँ पर है कोकेन, जिसको आप लोग कोका एल्कोलाइड और कोकेन भी बोला जाता है। और ऑप्टेन कहाँ से होता है, तो ये जो होता है वो आपको कोका प्लांट से होता है, जिसमें आपको दिया गया इरेथ्रोजाइटलम कोका, ये आपको साइंटिफिक नेम दे दिया गया।
अब ये जो नेटिव है वो आपको साउथ अमेरिका का नेटिव है, इंडिया में नहीं है, ये साउथ अमेरिका में मिलेगा। इसको जो यूज करते हो, कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक भी बोला जाता है और क्रैक भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से हर एरिया में इसको जो है वो अलग बोला जाता है। लेकिन ये होता है वो बेटा आपको स्नोटेड ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका कंजप्शन है वो आपका स्नोटिंग की तरीके से है। ये जो इंटरफेयर करेगा वो कहाँ करेगा, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके जो है वो आपको जो आपका एक्सचेंज होता है उसके ऊपर आपको इफेक्ट करता हुआ दिखेगा। तो इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपेन। तो ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के जो डोपेन्स होते हैं उसको अफेक्ट करेगा। इस कंडीशन में क्या चीज होता है बेटा कि आप जब जनरली अगर कोई रनिंग कर रहा है ना, दौड़ता रहेगा और वो कुछ समय के बाद जब रुकेगा उसको पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक कर देगा, जो कंडक्शन होता है बॉडी में वो नर्व इम्पल्स का, उसका कंडक्शन ये बंद कर देता है। जब वो बंद कर देगा तो उसको फील ही नहीं होगा, वो एक ही दौड़ता ही रहेगा। तो इस चीज में यूज जो होता है वो कोकेन का होता है। इसी में देखोगे तो इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी होता है। इसी में प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फीलिंग ऑफ वेलबींग। अगर इसका कंजप्शन कर लिया तो लोगों को लगता है कि वो जो फील कर रहे हैं वो वेलबींग फील कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और इसी के कंजप्शन से इंक्रीज जो है वो एनर्जी जो है वो आप लोग बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर इंक्रीज एनर्जी होगा। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉज हेलुनेशंस। हेलुनेशन का मतलब समझ लीजिए, हेलुनेशन में क्या होता है, एक एग्जांपल समझ लो। किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है, एग्जांपल मान लो, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि जो इंसान की डेथ हुई है वो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे से बात कर रहा है। ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसे जो फील करते हो ना कि जो चीज है ही नहीं, जो चीज आपके घर में नहीं है, जो चीज इस दुनिया में, जो इंसान नहीं है, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपके साथ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी नहीं है लेकिन हमें क्या लग रहा है वो है। तो ऐसा जब कंडीशन होता है तो वो बोलते हैं हेलुनेशन। मतलब कि जो चीज नहीं है पर हम मान रहे हैं कि वो है। तो इसी कैटेगरी को जो दी गई है वो हेलुनेशंस की कैटेगरी दी गई है। अब इसी में एक और जो है, आप जब देखोगे तो इसी में जो है वो धतूरा। ओके ओके प्रतीक, थोड़ा रिकनेक्ट करो बेटा। इसी में जो सीड्स ऑफ धतूरा एंड एरियल पार्ट्स ऑफ एटोरपा वेलिडियोना का जो है ये भी यूज होता है, मिसयूज होता है, जिसके अंदर आपको क्या लगेगा कि हेलोजेनिक प्रॉपर्टी है। तो धतूरा का भाई जो यूज होता है वो हेलोसोजेनिक आपको प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर भी कंजप्शन करोगे तो लगेगा कोई है नहीं, लेकिन आपको जो है वो वहां पर लगेगा कि है। तो ये दोनों ड्रग्स का जो है वो सेम तरीके से यूज होता है, जिसमें जब आप फर्स्ट देखोगे तो वहां पर कोकेन है, सेकेंड आपका धतूरा है। तो यहाँ पर भी आपको हेलुनेशन दिया गया है। इसी में हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, मतलब कि कोई है नहीं बट हम मान रहे हैं कि वहां पर कोई है। तो इसको एक बार आप लोग ड्रग्स को पढ़कर देखिए। और इसके बाद जब सिंपल आओगे तो वो जो होगा, नेक्स्ट जो है बेटा वो टोबैको एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब एक चीज है, आप लोग समझ लो, एडिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज की आपको आदत सी हो जाए, अगर उसके बिना लगेगा आपको कि कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे बहुत लोगों का स्मोकिंग में है, घर में जो फीमेल्स होती है जनरली देखना वो चाय के लिए भी होता है, जब तक वो चाय नहीं पिएगी लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है। तो बहुत चीजों के लिए आपको एडिक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो पर्टिकुलर ड्रग्स हो, उसमें आपको चाय भी जो नॉर्मल यूज होता है जिसके अंदर आपको कॉफी वगैरह में कैफीन होता है, वो सारा चीज भी जो है आपकी धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। और उसी में जब देखोगे तो नेक्स्ट जो है वो आपका जो है वो टोबैको एडिक्शन है। अब यहाँ पर जब टोबैको एडिक्शन की आपको बात करोगे
तो यहाँ पर जो टोबैको का जो यूज होता है बेटा वो बहुत पुराने टाइम से इंडिया के अंदर यूज हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। तो टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस बीइंग फॉर मोर देन 400 इयर्स, मतलब पुराने टाइम से ही इसका यूज हो रहा है। कैसे यूज करते हो, इसको स्मोक कर सकते हैं, च्यूट कर सकते हैं या स्नफ्ड कर सकते हैं, ये तीनों तरीके से आपको यूज हो सकता है। सॉरी, स्मोक्ड और च्यूट, जिसी को आप लोग स्नफ्ड भी बोलते हो। अब इसमें जो टोबैको कंटेंट्स जो क्या चीज होता है, तो इसके अंदर जो होगा सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन का अमाउंट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो एक एल्कलॉइड है। तो यहाँ पर जो होगा कि टोबैको में जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा निकोटीन। अब निकोटीन का काम क्या है वो देखिए। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड, जो हमारा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है और नॉन एड्रेनलिन करता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे सिक्रीशन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का होगा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन में करेगा तो उसके बाद जब देखोगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि क्या चीज होगा, तो ये जो है बोथ इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो यहाँ पर आपको जो है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है वो आपको इंक्रीज कर देता है। तो ये काम जो है वो टोबैको कंजप्शन वाले को होता है। इसी में देखोगे तो टोबैको चेन जो होता है, तो यहाँ पर जो होता है माउथ कैंसर के चांसेस जो होता है वो ज्यादा होता है। जो नॉर्मली टोबैको का कंजप्शन करेंगे तो वो नुकसान ही करेगा। पहला निकोटीन है वो भी नुकसान करेगा, दूसरा अगर चबाने वाले चुइंग वाले हैं तो वहां पर भी जो है वो कैविटी कैंसर के चांसेस इंक्रीज होते हैं, जिसको माउथ कैंसर बोलते हैं। इसी में स्मोकिंग करते हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट जो है हमारे बॉडी में बढ़ेगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपको एक तरीके से परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है हेमोग्लोबिन के साथ। जब हेमोग्लोबिन के साथ वो आपको परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आपको डिक्रीज हो जाती है। तो यही चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो बॉडी में आपको ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगा और कॉज जो करेगा वो लंग कैंसर कॉज कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रॉट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज और गैस्ट्रिक अल्सर ईटीसी जो है आपको कॉज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप लोग टोबैको का कंजप्शन ज्यादा करते हो स्मोकिंग के तौर पे। इन आप देखोगे तो स्मोकिंग जो होता है ना बेटा वो प्रिवेलेंट इन सोसाइटी है, बहुत जगह देखने को मिलेगा। यंग लोग हैं या ओल्ड है, दोनों जो है वो स्मोकिंग का यूज करते हैं। नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस, अगर हमें उनको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। और स्पेशली जो हमारे यूथ होते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बताना पड़ेगा कि उससे जो है उनकी जो आदत बिगड़ रही है उनका इफेक्ट उसके हेल्थ पे पड़ रहा है। और यही चीज देखोगे तो यही चीज आपको जो सिगरेट वगैरह लेने जाते हैं उसके जो डिब्बा है वहां पर भी लिखा होता है, जो पैकिंग है वहां पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब कि आपके लिए ये नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी देखोगे तो लोग जो है उसका कंजप्शन बंद नहीं करते हैं। तो कंजप्शन बंद नहीं करते हैं तो बहुत सारे बीमारी होगा, आदत बनेगी, आदत बनेगी तो वो हेल्थ पे जो है आपको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और स्पेशली जो यूथ होता है बेटा उसको इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको जो है नॉर्मली पढ़ाया भी इसीलिए जाता है कि जो गलत चीजें हैं उससे आप दूर रहो। और ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ोगे तो सारा क्लियर होगा। अब जब नेक्स्ट देखोगे तो आपको जो दिया गया है वो है आपका एडोलोसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एडोलोसेंस की बात करोगे तो जो आप लोगों की ग्रोइंग एज होती है उसको एडोलोसेंस बोलते हैं, जो बेसिकली बचपन में पढ़ा होगा 11 से 19 ईयर्स होता है। लेकिन जब यहाँ पर देखोगे तो एडोलोसेंस का जो दिया गया है एनसीईआरटी में वो 12 से 18 ईयर्स दिया गया। आप इसी को मान के चलोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं सोचोगे। तो ये जो एज होता है बेटा वो 12 से 18, इसके अंदर बॉडी की डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है। अगर इसी कंडीशन में किसी भी ड्रग्स के हम लोग आदी हो जाए या कोई गलत रास्ते पे चला जाए
तो प्रॉपर जो डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, तो ये जो है वो इम्पैक्ट करेगा। अब ये जो देखोगे बेटा, जो हमारे यंगस्टर होते हैं, जो यूथ होता है, वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कैसे होता है? जनरल जब देखोगे कि ये जो अल्कोहल कंजप्शन है या जो स्मोकिंग है या जो ड्रग्स होता है, ये जनरल क्या करते हैं, इनके जो आसपास के दोस्त होते हैं ना, वो थोड़ा सा कूल डूड बनने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपको जनरली नहीं करना चाहिए। तो पहली बार जो चीज हम लोग नहीं करते, उसके लिए हमें जो होता है कि नहीं करके देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करके देखता हूँ कि वो कर रहा है तो वो तो ठीक है, तो मेरे ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन वगैरह पे ये चीजें आती है, जिससे आपको लगता है कि एक बार करना चाहिए। जब आप लोग फर्स्ट टाइम उस चीज को कंज्यूम कर लेते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी आदत बन जाती है, और वही आदत जो क्या करेगा कि आपको जो है वो नुकसान पहुंचाता है। यही चीज यंग में जो होता है बेटा, वो सिगरेट को लेकर होता है। तो फर्स्ट टाइम घर से बाहर गए, जो आप लोग की एज है, इसमें क्या होता है कि आपके दोस्त कोई होगा जो पी रहा होगा, या कहीं पे आप घूमने गए वहां पे लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, तो आपको भी लगता है कि आपको घर से तो फ्रीडम है क्योंकि घर वाले तो देख नहीं रहे, तो फर्स्ट टाइम आप भी ट्राई कर लेते हो। ट्राई करते हैं तो धीरे धीरे क्या चीज होता है कि वो आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बनेगी तो वो आपको क्या करेगा कि नुकसान करता है। तो ये चीज सिर्फ यंग पॉपुलेशन के लिए होता है, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे रहोगे तो अगला जनरेशन और आने वाला टाइम जो है वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। तो देखोगे भी तो लिखा भी गया है यहाँ पर, जो यंगस्टर यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, नीड टू एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर द कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट्स यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये जो है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे, दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लूं, टीवी में दिखा रहा है हीरो पी रहा था तो मैंने भी पी लिया। अब कोई मूवी में कोई बहुत अच्छा हीरो वर्क कर रहा है, आपका आइडियल हो, जिसको आप बहुत फैन मानते हो, उसका बहुत बड़े फैन हो, तो वो यूज कर रहा है तो मैं भी करके देख लूं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो धीरे धीरे आपको एक तरीके से आदत बनेगी। आप उसी में देखोगे तो द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल मे बी ड्यू टू क्यूरियोसिटी और experiment, but later child starts using to skip facing problems such as academics or एग्जामिनेशन। जब यही चीज होता है कि फर्स्ट टाइम तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन उसके बाद जब भी प्रेशर आप पे पड़ेगा, वो एग्जाम में कम मार्क्स आना हो गया, या आपको जो है वो एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, या रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर से आप क्या करोगे, उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ते हो। और इसी तरीके से जो यंग होते हैं, और amongst youngster it is cool और progressive to smoke। स्मोकिंग के लेकर तो ये बहुत ज्यादा होता है कि उनको लगता है कि ये बहुत ही कूल है, कूल डूड बन रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनके जिनके साथ वो रहते हैं वो उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो ये जो है वो जनरली गलत होता है। यूज ड्रग्स और अल्कोहल इज ऑल्सो मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट्स। तो यूथ में ये बहुत प्रॉब्लम है। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मूवीज, इंटरनेट, ये सारे भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां पर मूवीज में ये चीज दिखाते हैं। जब मूवी में दिखाते हैं तो बच्चे को क्या लगता है कि एक बार तो करके देख लेते हैं। जब एक बार करोगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी, और डायरेक्ट उसका इफेक्ट आपको जो है वो हेल्थ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए जब नीचे देखा गया है, तो यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट कॉज करेगा, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में कि एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल कॉज लीवर क्राइकोसिस। तो यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। ऐसे इट कुड लीड टू हेवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। द क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को तो अफेक्ट करेगा ही, प्लस आपके लीवर को करेगा, जिससे होगा लीवर क्राइकोसिस। तो ये चीज आप लोग को पढ़ा था कि एक्सेस यूज ऑफ लीवर से होता है। तो ये जो है वो नॉर्मली जो है बेटा, जब हमारी ग्रोइंग एज होती है या कोई भी एज में जो है, इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इससे हम बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, इससे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको इन चीजों से दूर रहना है, इसीलिए आप लोग पढ़ते भी हो। इसके आगे देखोगे तो कुछ जो है इसके बैड इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया गया है।
तो पहले जो है वो इतना आप लोग कीजिए।